अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन। इसकी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, इसमें सबसे पहले है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा 1 मिनट रुको। यस, हाउ मैनी मीटर्स विल a 20 किलोग्राम बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल फ्रीली इन 1 सेकेंड। बहुत ही सिंपल है कि कितना एक बॉल है 20 किलोग्राम बॉल की। 20 किलोग्राम तो इसमें क्या कहते हैं छलावा उर्दू में, जिसका इस्तेमाल नहीं है सॉल्यूशन में, कि एक बॉल है 20 किलोग्राम की, उसको फेंका गया है या ड्रॉप किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी फ़र्ज़ कर लें कि बॉल थी, यहाँ से इसको जो है ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप किया गया तो ज़ाहिर है फॉल फ्रीली फॉल का मतलब होता है साधारण तौर पर अंडर द ग्रेविटी कोई बॉडी नीचे गिर रही है। अब वो कह रहे हैं कि बताइए हाउ मैनी मीटर्स विल आवर 20 ग्राम बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल फ्रीली, कितना डिस्टेंस वो तय करेगी इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के बाद अगर टाइम हम 1 सेकेंड ले लें तो बॉल कितना डिस्टेंस एस तय करेगी, ये मालूम करना है आपने। ओके, कितना डिस्टेंस तय करेगी एस। अब हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है इसमें अंडर द ग्रेविटी जी होगा, जो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जाहिर सी बात है। डिस्टेंस आपको मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। वो जब कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 मीटर पर सेकंड होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से उसने अपनी हरकत का आगाज़ किया। तो इसके लिए आप डिस्टेंस का ये फार्मूला लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सब जानते हैं इसके बारे में। आपको डिस्टेंस मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी VI 0 है, टाइम है 1 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन G 9.8 के इक्वल है, फिर टाइम है 1, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.9, और 1 का स्क्वायर 1। 4.9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हासिल हो जाएगा 4.9 मीटर। यानी आंसर क्या आएगा इसका 4.9 मीटर। तो ऐसी बॉल को अगर ड्रॉप किया जाए अंडर द ग्रेविटी और फॉल्स फ्रीली। अब यहाँ मास का कहीं जिक्र नहीं है, यानी डिस्टेंस मालूम करने में हमें मास की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मास जो दिया हुआ था 20 किलोग्राम, जस्ट वो ऐसे ही दिया हुआ था, तो डिस्टेंस आ गया 4.9 मीटर। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि बाज़ चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या MCQs हल करने में इस्तेमाल होती हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी होती। उसके बाद नंबर 2 देखिए क्या है। 1 किलोग्राम स्टोन, ये इसी टाइप की है कि 1 किलोग्राम का पत्थर है, फॉलिंग फ्रीली आज़ादाना तौर पर नीचे गिर रहा है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराता है, विद अ वेलोसिटी ऑफ, किस वेलोसिटी से टकराएगा वो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। ओके, ये पूछा उन्होंने कि किस वेलोसिटी से जो है वो टकराएगा। तो हम यहीं पर इसको कर लेते हैं। फिर से देखिए 1 किलोग्राम, मास कितना दे दिया, चलें मास भी लिख लेते हैं 1 किलोग्राम। आज़ादाना तौर पे नीचे गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बोलिए, उसी तरह 0 मीटर पर सेकेंड होगी, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट यहाँ पे दे दी है, S या H से शो कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस अगर है तो उसको हाइट कहते हैं, वो 10 मीटर है। स्ट्राइक्स द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम करनी है, किस वेलोसिटी से टकराएगा। यानी फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास एक पत्थर है, उसको आपने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, और वो फ़र्ज़ करें ग्राउंड तक आने में उसने जो वर्टिकल डिस्टेंस S या जिसको हाइट कहते हैं तय किया, डेट इज़ 10 मीटर। तो जब वो टकरा रहा होगा जिस लम्हे, तो टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको हम फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे, और ये कैलकुलेट करनी है हमें कि टकराते लम्हे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है VF इज़ इक्वल टू, एक तो होता है VI प्लस AT। आप इसके ज़रिए भी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं कि टकराते वक्त वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी तो जाहिर सी बात है 0 है, 10 मीटर हाइट दी हुई है, देखें क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, प्लस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है साधारण तौर पर बॉडी नीचे गिर रही है तो वो G होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ये बात भी सब जानते हैं।
तो यहाँ पे 9.8 आ जाएगा। तो क्या आपको टाइम मालूम है? ओह, टाइम तो आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी के लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओह, तो इसका मतलब है आप थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको चीज़ों को सोचना होगा कि उसमें टाइम का जिक्र था नहीं था। तो हमें यहाँ पे 2as इज इक्वल टू, फ़ौरन थर्ड इक्वेशन की तरफ जाइए, vf स्क्वायर माइनस v स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। आप देखें यहाँ पे क्या होगा, 2a एक्सेलरेशन g 9.8 होगा, ज़ाहिर है नीचे बॉडी आ रही है तो 9.8, और डिस्टेंस s दिया हुआ है इन्होंने कितना, 10 मीटर की हाइट से गिराया गया है। फाइनल वेलोसिटी vf स्क्वायर, vf मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी vi 0 अंडर द स्क्वायर होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 द 16, 2 9 द 18 और 119, 196 हुआ। कैलकुलेटर साथ में रखें भाई, ठीक है, कैलकुलेटर साथ में रखिएगा। vf स्क्वायर, और ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो होता है, इसको लिखना बेकार है, साइड चेंज कर दें। तो vf स्क्वायर इज इक्वल टू 196, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, बोलिए, अंडर रूट 196 का रूट क्या होता है यहाँ से देख लें, ठीक है भाई, ये आपके सामने, स्क्वायर रूट ऑफ 196 दैट इज़ इक्वल टू 14। क्या जवाब आया, 14। तो फाइनल वेलोसिटी होगी 14 मीटर पर सेकंड। तो इसमें आंसर आएगा 14 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड से टकराते वक्त वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड ही होगी। ओके, उसके बाद तीसरी एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। टाइम है कम और काम ज़्यादा है, कोशिश करेंगे कि तेज़ी से जितना भी काम आप तक पहुंच सके पहुंच जाए। तीसरी एमसीक्यू पे गौर करें, ये रही, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विल बी। ये इंक्लाइंड प्लेन के हवाले से, इंक्लाइंड प्लेन किसे कहते हैं आप जानते हैं कि ऐसी सतह जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल थीटा बनाए। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन, इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, डेट इज़ 30 डिग्री। और कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो मालूम करना है। मूविंग डाउन अ फ्रिक्शन लेस प्लेन, यानी इस पर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। अब इसके लिए आपको टॉपिक की तरफ जाना पड़ेगा। याद रहे कि डिटेल क्वेश्चन आंसर में ये इंक्लाइन प्लेन वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर जब वो नीचे आ रही होती है तो उसके एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ड्राइव करना होता है। दो फार्मूले हैं, एक एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। ये तब लगता है जब फ्रिक्शन मौजूद हो सतह पे, और अगर फ्रिक्शन लेस प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, सतह पे फ्रिक्शन नहीं, चिकनी है बिल्कुल, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो हो जाती है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन बन जाता है जी साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो आपको फिर ये वाला फार्मूला इस एमसीक्यू नंबर 3 में इस्तेमाल करना होगा। किसमें? एमसीक्यू नंबर 3 में। यहाँ कीमतें लगा दीजिए, तो जी की वैल्यू 9.8 होगी डेफिनेटली, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। ये काम बड़ी तेज़ी से करना होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5, ये हाफ होती है, इसका हाफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.9। तो एक्सेलरेशन आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन। इज डेट क्लियर? और अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो तो फिर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा प्लस एफ अपॉन एम हो जाता है, फ्रिक्शन अगर मौजूद है। खैर कहीं और चले जाएंगे तो ये आपका आंसर है एमसीक्यू नंबर 3 का। एमसीक्यू नंबर अब 4 देख लीजिए क्या है। आ हेलीकॉप्टर वेटिंग 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? हेलीकॉप्टर का वेट। तवज्जो रहे, ये देखिए आउट तो नहीं हो रहा, द एक्सेलरेशन हो गया, ये यहाँ करना पड़ेगा ना ताकि आपको भी नज़र आए और मुझे भी नज़र आए। मुझे भी दिखे। हेलीकॉप्टर वेट 3920 नंबर 4 पे देंगे। एक हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ है 3920 न्यूटन। मैं रिंग के अंदर से देख रहा हूँ तकरीबन, मुझे बाजू का रिंग के अंदर वो रिंग लाइट लगी हुई ना, तो उसके अंदर से भी देखना पड़ता है, साफ नज़र आ जाए। 3920 न्यूटन हेलीकॉप्टर का वज़न दिया हुआ है। इज़ मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे उसकी स्पीड कांस्टेंट है 4 मीटर। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है स्पीड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। तो आप बताइए द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर, कि हेलीकॉप्टर पे कितनी फोर्स अमल कर रही है। यानी हेलीकॉप्टर है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, याद रहे हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है इस स्पीड के साथ, 4 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जबकि उसका वज़न दिया हुआ 3920 न्यूटन।
तो उस पर कितनी फोर्स अमल कर रही होगी। तो फार्मूला बहुत आसान है, जब कोई बॉडी या फ्रेम ऊपर की तरफ जाता है तो उस पर अमल करने वाली फोर्स का फार्मूला होता है W+m है। क्या फार्मूला होता है बोलिए, W+m। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है तो W-m होता है। अब चूँकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। भाई एक्सेलरेशन तो तब पैदा होता है जब स्पीड चेंज हो, स्पीड है कांस्टेंट तो कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू वेट अपनी जगह रहा प्लस मास, मास की जगह क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो 0 एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, तो फोर्स बराबर है किसके, वेट के। इसका मतलब है जितना हेलीकॉप्टर का वेट होगा उतनी ही उस पर फोर्स अमल कर रही होगी। अब आप समझ गए कि वेट है 3920 न्यूटन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर की तरफ उठेगी तो जो भी उसका वेट है उस पर अमल करने वाली फोर्स उसके वेट के ही इक्वल होती है। हाँ, अगर उसमें एक्सेलरेशन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, वेट m में बढ़ जाता, फोर्स m में बढ़ जाती है। ओके, ये हो गया, ये नंबर 4 थी। अब नंबर 5 में देखें, इफ़ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ये ज़रा समझने वाली MCQ आ गई है। दोबारा क्या कह रहे हैं, इफ़ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आर द सेम, यानी एक बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है, तो कह रहे हैं द बॉडी विल मूव विद, तो बॉडी किस तरह मूव करेगी, जवाब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अब इसको समझ लेते हैं कैसे, फिर से देखें, मेरा ख्याल है आपको नज़र नहीं आई होगी। ये है, इफ़ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी आर सेम, किसी बॉडी की दोनों वेलोसिटी सेम है तो बॉडी विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ कंसिडर। कैसे, इसको देख लें। देखिए होता ये है कि जब बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस आता है और टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो इससे एवरेज वेलोसिटी हासिल हो जाती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, आप जानते हैं इसमें लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब है कि रास्ते के किसी भी नुक्ते पर, किसी भी पॉइंट पर आपको फ़ौरन वेलोसिटी पता चल जाती है, वो इंस्टेंटेनियस कहलाती है। अब गौर करें कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स तय कर रही है। मिसाल पर 1 सेकेंड के, हम समझाने के लिए 1 सेकेंड के हमने टाइम इंटरवल ले लिए। फर्ज कर लें पहले सेकेंड में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो वेलोसिटी क्या होगी बोलिए, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले सेकंड में बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंसेस 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब चूँकि यूनिफॉर्म है तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 ही निकलेगा, और किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालेंगे जस्ट इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तब भी वो 5 ही निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो पता ये चला जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, जैसा कि MCQ में मेंशन किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 6 नंबर पर देख लें क्या है तेज़ी से, ताकि हम इसको वो करें। नंबर 6 कह रहे हैं अ बॉडी फॉल्स फ्रीली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड। ये वैसे ही आ गई जिस तरह अभी बताई थी, कोई बॉडी जो है आज़ादाना तौर पे नीचे गिर रही है, तो टाइम दिया हुआ है इसके अंदर, कितना टाइम है 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी, यानी वर्टिकल हाइट बतानी है आपको कितनी वो तय करेगी। ओके, ये है बॉडी फॉल्स फ्रीली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड। और एक्सेलरेशन तो जी के बराबर होगा, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी बॉडी गिर रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बताने की बात नहीं है, 0 होगी। क्यों, क्योंकि बॉडी अब गिरती है तो रेस्ट से अपनी हरकत का आगाज़ करती है, लिहाजा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। यस, अब बताइए, इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको डिस्टेंस मालूम करना है 2 सेकेंड में, तो वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है बोलिए, 0। वो आप कैसे बोल सकते हैं, मतलब टाइम की जगह तो हाँ बोल सकते हैं कमेंट की सूरत में, हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जी 9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम पे 2 पर स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9.8 को 2 से डिवाइड करें 4.9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब 4.9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 4 से। ये हमारे पास कैलकुलेटर आगे नज़र आ रहा होगा आपको, 4.9 ये बनते, पहले खोलना पड़ेगा, 4.9
मल्टीप्लाई बाय 4, तो दिस विल गिव यू 19.6, क्या आएगा 19.6। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो बॉडी तय करेगी हाइट 19.6 मीटर होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 19.6 मीटर होगा। ओके, अब देखिए क्या होगा उसके बाद नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। ये हो गई 6B। 7 देखिए, 7 में क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो आपको पता है कि कोई बॉडी हो, उसका मास m हो, वेलोसिटी v के साथ अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। टाइम नज़र नहीं आ रहा, अगर वीडियो लंबी हो जाए तो मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से लीनियर मोमेंटम हासिल होता है, याद रखिएगा। अब वो यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा बी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किसके बराबर होता है, डेफिनेटली सब जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं अगली MCQ है नंबर 8 पर, इफ़ F बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड R द नॉर्मल रिएक्शन देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो। तो बहुत ही आसान MCQ पूछी मैट्रिक लेवल की, कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई बॉडी है, उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है अपोजिट फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। आप फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स, अपोजिट फोर्स पैदा हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स। आप फोर्स बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, अब उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती, तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। हम जानते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना बॉडी का वेट होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। वेट नीचे अमल करता है, इसके अपोजिट एक और फोर्स पैदा हो जाती है, सतह ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। किसी भी बॉडी का जितना वेट होता है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्शनल फोर्स वेट के। जितना वजन ज़्यादा होगा रगड़ उतनी ज़्यादा होगी, रगड़ की कुव्वत। प्रोपोर्शनल टू वेट की जगह क्या पुट कर दिया R, क्योंकि वेट इज़ इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये म्यू कहलाता है, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। R को इधर भेज दें तो F/R, तो म्यू इज इक्वल टू F/R। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है F/R के। तो यही पूछा था उन्होंने, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज F/R। ये आपका जवाब आ गया। ओके, उसके बाद 9 में देखिए क्या कह रहे हैं। 9 में कह रहे हैं इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम MCQ पूछी इन्होंने, कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, क्या हो रही हो, डिक्रीज़, तो क्या कह रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी सूरत में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक रोड है, इसके ऊपर एक कार जा रही है, इज डेट क्लियर। उसकी एक वेलोसिटी है, जाहिर सी बात है। अब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी कम भी हो सकती है। वेलोसिटी बढ़े या कम हो, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अगर वेलोसिटी में इजाफा हो, मिसाल पर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इस डायरेक्शन में कार जा रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ज़ाहिर एक्सेलरेशन भी पैदा हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, बशर्ते कि वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्या हो, इंक्रीजेस। लेकिन एक सूरत और है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो, ड्राइवर ने ब्रेक पे पैर लगा दिए, वेलोसिटी कम करना शुरू कर दी, तो अब क्या होगा, अब जो एक्सेलरेशन होगा वो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो निगेटिव चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से, निगेटिव चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से निगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। वेलोसिटी में कमी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस केस के अंदर ऐसे ही है, क्या कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ बॉडी कम हो, डिक्रीज़ हो, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी। यानी वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी, बशर्ते कि वेलोसिटी क्या हो रही हो, बोलिए, डिक्रीज़ हो रही हो। मैं लिख दूँ यहाँ पे, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, पेपर काम नहीं कर रहा सही, क्या हो जाए, डिक्रीज़। वेलोसिटी इंक्रीज़, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही एक्सेलरेशन की, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो जाती है, माइनस में लेटर। आसान MCQ थी लेकिन अहम भी थी कॉन्सेप्ट के लिहाज से। नंबर 10 देखिए, अ बस ऑफ वेट 30,000 न्यूटन, एक बस है जिसका वज़न दिया हुआ है 30,000 न्यूटन,
इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कितना वेट है बोलिए, 30,000 न्यूटन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी चेंज नहीं हो रही। इट्स एक्सेलरेशन बताएं क्या होगा, तो जवाब लिखा हुआ एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ाहिर है वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा। एक्सेलरेशन कहती रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा इस केस में। आखिरी में कह रहे हैं इफ़ टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, सब जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहला पैदा हो जाएगा। देखिए होता ये अभी बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप इस पर लिमिटिंग वैल्यू लगा दें यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो कर दें, इसका मतलब ये कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, ज़ीरो को टेंड कर रहा है, बहुत छोटा, लिमिट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है एल टी, बहुत छोटा है। तो इस सूरत में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके साथ INS भी लगा देते हैं बाज़ औक़ात। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की MCQs लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।